गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने फाइनली आनुवांशिकता की गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात की थी और इसमें सटन और बारेली नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने मॉर्गन की संकल्पना, जो मॉर्गन का जो इन्होंने दी थी, सटन और बारेली ने जो दी थी, उसके बाद हम आज पढ़ते हैं मॉर्गन की सहलग्नता परिकल्पना। सहलग्नता का मतलब होता है साथ साथ, सह का मतलब होता है साथ साथ, लग्न का मतलब एक गति, बंदी करते हैं उनकी गति होती है। उन्होंने अपना कार्य डॉर्सोजिना मेलेनोगैस्टर पर किया, डॉर्सोजिना मेलेनोगैस्टर पर किया। युग्मन और प्रतिकर्षण, उन्होंने कहा जब भी हम सहलग्नता की किसी घटना के बारे में पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो दो चीजें आती है, एक तो आता है युग्मन और एक आता है प्रतिकर्षण। वो दोनों एक ही घटना के दो पहलू होते हैं। कोई ये घटना घटी, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है युग्मन और एक होता है प्रतिकर्षण, रिफ्लेक्शन। युग्मन से क्या मतलब होगा? युग्मन के समय में दो प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। मतलब दोनों क्रोमोसोम जो एक ही प्रभावी जो युग्म विकल्पी है, वो दोनों एक ही जीन पर पाए जाते हैं। भाई चाहे वो अलग अलग स्टेम में हो, उसकी अलग अलग भुजाओं के हो, लेकिन एक ही गुणसूत्र में पाए जाते हैं, सिंगल पर पाए जाते हैं। प्रतिकर्षण में इस अवस्था में दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी दो भिन्न समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। दो भिन्न समजात है, लेकिन समजात दोनों एक ही के जो जोड़े के ही सदस्य हैं, लेकिन वो क्या है? अलग अलग क्रोमोसोम है। ये अलग है और ये भी अलग है, उसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। फिर बात करते हैं मॉर्गन ने सहलग्नता को परिभाषित किया और उसने कहा कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों की वंशागति एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो है वो आपकी क्या कहलाता है? सहलग्नता कहलाता है। सहलग्नता की जब बात करते हैं तो ये तो था आपके दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। मॉर्गन की सहलग्नता, कभी भी मुझे पूछ लेते हैं इसमें से कि मॉर्गन की सहलग्नता की परिकल्पना सिद्धांत क्या था? तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? सहलग्नता। मान लीजिए आपका एक डीएनए था और यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो था, यहाँ पर तीन था, यहाँ पर चार था, और ये चार ऐसे क्रोमोसोम थे कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए। ये मान लीजिए F1 जनरेशन थी, फिर से ये F2 जनरेशन में सेम टू सेम चले गए, तो इसके अंदर भी वही लक्षण होंगे जो यहाँ पर लक्षण शो कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं सहलग्नता का सिद्धांत। और सहलग्नता की बात आती है तो एक आता है पुनर्योजन, एक शब्द आता है पुनर्योजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जिसे क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में स्थानांतरण। रिकॉम्बिनेशन का मतलब मान लीजिए आपके लिए कोई क्रोमोसोम था, ठीक है, और इसका क्रोमोसोम अगर मैं इसको आगे स्थानांतरण करूँ तो मेरे पास एक नया डीएनए आ जाएगा। एक नया डीएनए आ जाएगा जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स के जो जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर चले गए, गुणसूत्र में चले गए।
तो इसे हम कहते हैं पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, जिसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन। अजनकीय मतलब जो पेंसिल नहीं है, अजनकीय जीनों का संयोजन जिससे एक नए प्रकार का डीएनए प्राप्त होता है, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे पुनर्योजन। पुनर्योजन से क्या होगा? अजनकीय मतलब वो पेरेंशियल नहीं होंगे, पेरेंशियल समान नहीं होंगे, अजनकीय जीनों का संयोजन, एक अलग अलग जो जनक थे, दो अलग अलग जनक थे, उनके बीच का, ये मान लीजिए अलग क्रोमोसोम था और एक अलग था, इसका जो पोर्शन था वो इसमें स्थानांतरित हो गया और इसका पोर्शन जो था वो इसमें स्थानांतरित हो गया। और इसका ये वाला पोर्शन जो था वो यहाँ आ गया और इसका वाला ये वाला पोर्शन जो था वो यहाँ आ गया। तो ये जो कहलाता है, और इससे एक नया डीएनए बन जाएगा, नए क्रोमोसोम तो बन जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन। दो अलग अलग जनक जो होते हैं, अजनकीय जीनों का संयोजन जो है, उसे हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। फिर देखो बेटा यहाँ पर बात आती है, हम यहाँ कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन मतलब एक नया बन रहा है, और यहाँ कह रहे हैं सहलग्नता मतलब तो साथ साथ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सहलग्नता जो होती है, सहलग्नता जो होती है वो किसकी ऑपोजिट होगी? 1/, ऑपोजिट होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। सहलग्नता मतलब साथ साथ जाएंगे, और पुनर्योजन मतलब एक नया बनेगा मतलब साथ साथ नहीं जाएंगे, तो उसे कहेंगे पुनर्योजन। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि दो अलग अलग डीएनए से आपस में मिलने से, द्विध्रुवीय होने से एक नए डीएनए का निर्माण होता है, उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन कहते हैं। पुनर्योजन कहते हैं। अब बात करते हैं लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसे कहेंगे? लिंग निर्धारण की जब बात आती है तो लिंग का निर्धारण हमेशा दो क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है, लेकिन इसके बारे में बताने वाले जो थे वो सबसे पहले हैकिंग नाम के वैज्ञानिक थे। लिंग निर्धारण करना है, लिंग कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसकी बात करेंगे। लिंग की निर्धारण की बात करेंगे तो लिंग निर्धारण के अंदर हम क्या करेंगे? तो लिंग निर्धारण के लिए सबसे पहले हैकिंग नामक एक वैज्ञानिक आए थे। वो जब कीटों के अंदर उनके शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, कीटों में शुक्राणु जनन का जब अध्ययन कर रहे थे, कीटों में शुक्राणु जनन का अध्ययन कर रहे थे, जनन का अध्ययन कर रहे थे, जिसको हम शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। उसका जब हम निर्धारण करते हैं, उसका हम जब वो जब उसका अध्ययन कर रहे थे, शुक्र जनन का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी संरचना देखी केंद्र के अंदर, कुछ ऐसी संरचना देखी। उनके जो केंद्र था, कोशिका का जो केंद्र था, कोशिका के केंद्र में
कोशिका के केंद्रक में एक विशेष संरचना देखी, एक विशेष संरचना देखी और उसे क्या कह दिया उन्होंने, एस का नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दिया उसको, इंग्लिश में कहेंगे तो एक्स बॉडी, क्रोमोसोम बॉडी, एक्स बॉडी नाम दिया। लेकिन निर्धारण की जब बात करते हैं तो हैकिंग में सबसे पहले, हैकिंग नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, जब वो कीटों के अंदर शुक्र जन्म की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे तो कोशिका के केंद्र में विशेष संरचना देखी और उसे उन्होंने एक्स का नाम दे दिया, एक्स बॉडी नाम दे दिया, जिसे बाद में एक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। इसी एक्स बॉडी को काय को, इस एक्स बॉडी को, एक्स काय को, ठीक है, बाद में गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, एक्स गुणसूत्र नाम दिया गया, ठीक है। यहां तक हम बात करते हैं हमने इसको क्या कह दिया, एक्स गुणसूत्र नाम दे दिया, उसको एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया, एक्स गुणसूत्र नाम दिया उन्होंने। तो एक्स बॉडी के बारे में उन्होंने कहा कीटों में, फिर उन्होंने कहा कि जब भी हम कीटों के अंदर, क्योंकि वो कीटों के अंदर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यही निर्धारण जो है वो अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। लिंग निर्धारण जो है, लिंग निर्धारण जो है वो अलग अलग विधियों के द्वारा होता है, विधियों के द्वारा होता है। एक होता है X0, दूसरा होता है XY और तीसरा होता है XZ और ZW। तीन प्रकार का उन्होंने बताया कि लिंग निर्धारण है वो तीन प्रकार से हो सकता है, तीन विधियों के द्वारा होता है। एक तो एक्सो विधि है, एक एक्सओ का मतलब यहाँ पर शून्य है, XY विधि है, और तीसरा होता है ZW विधि, ZP या ZZ या ZW विधि। तीन विधियों के द्वारा इनके अंदर होता है। तो उन्होंने कहा X0 से कीटों के अंदर होता है, किसके द्वारा होता है, कीटों में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण X0 विधि के द्वारा होता है। कैसे होता है, मान लीजिए नर था और ये मादा है, ठीक है। अगर यहाँ से X0 है और यहाँ पर भी X0 है तो इनको पर दोनों को सेपरेट, मैंने आपको पहले कह दिया गैमेट सेपरेट होते हैं, यहाँ से भी सेपरेट हो गया और अंडाणु बन गया। क्या बन गया, अंडाणु, और यहाँ पर शुक्राणु, ये एक शुक्राणु और ये दूसरा शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु बन गए। अब मान लीजिए यहाँ से X आ गया, क्रॉसिंग हुई इनके बीच में, यहाँ से अपने पास X आ गया और यहाँ से 0 आ गया, तब तो ये नर बनेगा। क्या बनेगा, नर बन जाएगा। क्या बनेगा, नर। अगर यहाँ से 0 और यहाँ से X आ जाए तो ये क्या बनेगा, नर बन जाएगा। और अगर इसका ऑपोजिट ले लें कि यहाँ से भी X आ गया, यहाँ से भी X आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, मादा बन जाएगा। तो XY यहाँ पर भाई होता ही नहीं है, इन्होंने कहा X0 और X है, X0 X0 दोनों में से, ठीक है, यहाँ पर भी 0 है। अगर यहाँ से X आ गया और यहाँ से भी X आ गया तो मादा, यहाँ से X आ गया और यहाँ से 0 आ गया तो आपके क्या मिल जाएगा,
नर बन जाएगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है एक्स एक्स जो है वो मादा को प्रदर्शित करता है और एक्स जीरो जो है वो नर को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, कीटों में लिंग निर्धारण जो है वो एक्स जीरो विधि द्वारा होता है। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, कीटों में लिंग निर्धारण एक्स जीरो विधि द्वारा, शून्य विधि द्वारा होता है, शून्य विधि द्वारा होता है। ये सेकंड पॉइंट इसी का पॉइंट है, एक बार इनको मैं हटा रहा हूं, इसी का पॉइंट है सेकंड पॉइंट। एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु यदि एक्स गुणसूत्र युक्त मादा से अंडाणु से जुड़ता है तो संतति मादा होगी। तो क्या होगी? मादा होगी। फर्स्ट पॉइंट हमने कहा यदि एक्स क्रोमोसोम शुक्राणु जो है वो कैसा है? एक्स क्रोमोसोम वाला है और अंडाणु जो है वो भी एक्स क्रोमोसोम वाला है, एक्स एक्स दोनों आपस में मिल गए तो ये क्या बन जाएगा? मादा बनेगा। पहला। सेकंड पॉइंट, यदि एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु, एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु, एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु यदि एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयोजित होता है या जुड़ता है तो नर का निर्माण, तो संतति क्या होगी? क्या होगा? नर होगा। संतति नर होगा। कैसे समझ लीजिए इसको। मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम रहित, मतलब जहां पर एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये अपने पास एक्स जीरो नर था और एक्स जीरो मादा भी एक्स जीरो था, दोनों एनिमल अलग अलग हो गए, दोनों गैमेट्स जो थे क्रोमोसोम थे वो अलग अलग हो गए, एक्स जीरो। अब हमने कहा एक्स गुणसूत्र रहित शुक्राणु, तो ये शुक्राणु होगा, ये क्या होगी? शुक्राणु होगी। लेकिन अगर एक्स गुणसूत्र रहित मतलब इसकी बात कर रहे हैं, अगर इनकी क्रॉसिंग हो जाए और ये आ जाए यहाँ पर और यहाँ से एक्स आ जाए तो ये नर बनेगा। क्या बनेगा? नर बनेगा। ये आपका नाम है। और अगर जीरो जीरो दोनों से आ जाए तो जेंडर जो है बच्चे होगा, उसे जेंडर करने की क्षमता नहीं होगी। अगर जीरो जीरो आ जाए दोनों तरफ से तो जेंडर करने योग्य नहीं होगा। ठीक, तो हमने यहां तक बात कर ली लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। अब देखो यहाँ तक तो हमने बात कर ली, ये तो बात आपसे क्लियर होगी। एक्स जीरो विधि तो कीटों में पाई जाती है, मुझे पूछा जाता है कीटों में लिंग निर्धारण किस विधि के द्वारा होता है? तो एक्स जीरो विधि के द्वारा होता है। विधि क्या कहती है? एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु यदि एक्स गुणसूत्र युक्त अंडाणु से जुड़ता है तो जो संतति होगी वो मादा होगी। क्या होगी? मादा होगी। और यदि जैसे कि हमने यहाँ क्रॉसिंग करवा दी, एक्स एक्स दोनों में था और इनका संयोजन हुआ तो अपने पास क्या बना? एक्स एक्स बना और एक्स एक्स से क्या बन गया? मादा बन गया।
अब हमने कहा एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु, जहां पर एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, उससे रहित शुक्राणु का जब फर्टिलाइजेशन या संयोजन किससे होता है, मादा के एक्स क्रोमोसोम युक्त अंडाणु से होता है। मादा के एक्स क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से होता है, तो संतति जो होगी वो नर होगी, नर होगी। ठीक है, हमने यहाँ तक बात कर ली। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं। हमने यहाँ तक की कंप्लीट बात कर ली है। तो हम कहते हैं कि जब अब ये लिंग का निर्धारण कर रहा है, एक्स जो है वो लिंग निर्धारण कर रहा है, तो लिंग निर्धारण करने वाले जो जीन हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, एक लाइन लिखिए, लिंग निर्धारण करने वाली गुणसूत्र जो है, लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं उनको लिंग क्रोमोसोम कहेंगे, लिंग गुणसूत्र कहेंगे। सूत्र कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने भी पढ़ा, हमने पढ़ा कि HDO मर के अंदर भी आगे और पढ़ेंगे तो और भी आएंगे, तो वो आपके लिंग गुणसूत्र होंगे जो लिंग का निर्धारण कर रहे हैं कि हाँ जो संतति आगे बन रही है वो मेल है या फीमेल है, जेंडर का निर्धारण कर रही है, उनको हमने कह दिया लिंग गुणसूत्र। और जो बॉडी निर्माण में सहायक है, शरीर निर्माण में, बॉडी शरीर जो है, शरीर काय मतलब बॉडी जो बनाने में हेल्पफुल है, शरीर काय बनाने वाले क्रोमोसोम्स हैं वाले गुणसूत्र जो है वो क्या कहलाएंगे, अलिंग गुणसूत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अलिंग गुणसूत्र। इससे लिंग से कोई लेना देना नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके अंदर सेम वर्क करेगा वो क्रोमोसोम और उनका कार्य जो होगा वो समान होगा। अपने मेल के अंदर भी इंसुलिन बन रहा है, ग्रंथि के अंदर, फीमेल के अंदर भी बन रहा है, फीमेल के अंदर भी विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी जो बॉडी में, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, रक्त का सर्कुलेशन है, और जितनी भी प्रोसेस है जो सब में हो रही है, सेम हो रही है, तो उनको कहेंगे अलिंग गुणसूत्र। ये लिंग का निर्धारण नहीं करते और इनको ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम, और इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इनको हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम, और इनको कहेंगे ऑटोसोम। ठीक है, लिंग क्रोमोसोम्स की संख्या सामान्यतः एक जोड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसी के अंदर आएगा, लिंग निर्धारण करने वाले जो है लिंग निर्धारण करने वाली गुणसूत्र सामान्यतः एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, कुछ कीटों के अंदर, कुछ जो कीट हैं और जो मानव है, तो स्तनधारी जो मानव है उनके अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कुछ कीटों व स्तनधारियों में लिंग का निर्धारण लिंग का निर्धारण XY प्रकार की विधि द्वारा होता है, कुछ कीट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ कीट के अंदर लिंग निर्धारण जो है वो S0 विधि द्वारा होता है, लेकिन कुछ एक के अंदर
जिनके अंदर XY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ठीक है, हमने भी 3 प्रकार पढ़े थे। S0 कीटों के अंदर मोनोफॉर्म कीटो होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का होता है। SX या SY होता है मानव और स्तनधारियों के अंदर, मानव के अंदर, और ZW जो होता है वो पक्षियों में होता है। किसमें होता है? पक्षियों में, बर्ड के अंदर, पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए स्तनधारियों की बात की जाती है तो नर और मादा की जो है, नर के अंदर मेल जो है और मादा जो है, नर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होता है और मादा में जो होते हैं वो XX होते हैं। यह विषम युग्मक होता है, विषम युग्मक की नर के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो विषम युग्मक होता है, क्योंकि उसके अंदर जो युग्मक है वो अलग अलग प्रकार के होता है। मादा जो होती है उसके अंदर सम युग्मक प्रकार का होता है। मादा में देखिए कुछ कीटों एवं स्तनधारियों में लिंग का निर्धारण XY लिंग के द्वारा होता है। यदि हम कहें कि नर है तो उसके अंदर XY होंगे गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र जो होगा वो कौन सा होगा? XY होगा और वो विषम युग्मक होगा। और अगर मादा की बात करें तो XX होंगे और वो सम युग्मक प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? सम युग्मक प्रकार के होंगे। नेक्स्ट वन, ऑटोसोम की संख्या, जो ऑटोसोम्स है, जो अलिंग गुणसूत्र है, ऑटोसोम की संख्या नर और मादा में हमेशा समान होती है। जैसे कि ह्यूमन के अंदर बात करूं, मैं मानव की बात करूं तो मानव में टोटल 23 जोड़े होते हैं, जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कुल कितना हो गए? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना होते हैं टोटल? कितना होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़ी होते हैं। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो तो होते हैं ऑटोसोम। कौन से होते हैं? ऑटोसोम। और एक जोड़ी जो होता है वो XX होगा या XY होगा। अगर XX है तो वो मादा होगी और XY है तो नर होगी। ये मेल की बात करते हैं तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो जो होता है वो ऑटोसोम होता है, वो मेल और फीमेल के अंदर दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जब इनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं XX और XY की बात करते हैं, अगर XX है तो मादा होगी और XY है तो नर होगा। XY है तो क्या होगा? नर होगा। ठीक है, यहां तक भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेचुरल आइडेंटिटी टॉपिक की बात करते हैं, पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो ये बेटा सेकंड विधि थी। हमने कहा था फर्स्ट विधि X0 है, ये सेकंड विधि है XY विधि। ठीक है ना, XY विधि ये सेकंड विधि है। अब हम बात करते हैं थर्ड, तीसरी विधि जो है लिंग निर्धारण, थर्ड मेथड जो है लिंग निर्धारण का, उसकी बात करते हैं। तीसरी विधि जो है लिंग निर्धारण की, उसकी बात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। हम कहते हैं कि XX सेम अगर होगा तो वो मादा होगी, हम यही करते हैं, और XY होगा तो नर होगा। बट इन बर्ड्स के अंदर इसका जस्ट अपोजिट है और उसके जो सिंबल्स है वो भी अलग है। तो तीसरे प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है, थर्ड टाइप का जो लिंग निर्धारण है वो ZW प्रकार का होता है। ये विधि फर्स्ट वन, ये पक्षियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। इन बर्ड ये पक्षियों में प्रेजेंट होती है। पहली बात फर्स्ट पॉइंट अपना आता है, यह विधि पक्षियों में
निर्धारण करती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है, दूसरा पॉइंट अपने में ये कहता है कि पक्षियों में नर लिंग गुणसूत्र को जेड जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मादा का जो गुणसूत्र है, मादा लिंग गुणसूत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर मैं पक्षियों की बात करूं और पक्षियों में नर की बात करूं, किसकी बात करूं? नर की बात करूं, तो नर जो होगा इन बर्ड के अंदर, नर जो होगा उसमें जो लिंग गुणसूत्र होगा उसको जेड जेड से ही प्रदर्शित करेंगे, और जो मादा जो होगी उसको हम जेड डब्ल्यू से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। और इनके मध्य जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे, तो अपने पास दो चीजें पैदा हो सकती है, दो कंडीशन आ सकती है। या तो जेड जेड आएगा, या पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि जेड जेड आ गया, क्या आ गया? जेड जेड आ गया। और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अपने पास जेड डब्ल्यू आ गया। अगर जेड जेड आया है तो हम जानते हैं कि जेड जेड किसको प्रदर्शित कर रहा है? नर को प्रदर्शित करता है, और जेड डब्ल्यू जो है वो मादा को प्रदर्शित करेगा। कराइए क्रॉसिंग, वही पूरे डिस्प्ले मेथड दीजिए, जेड डब्ल्यू जेड 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 डब्ल्यू जेड जेड और जेड डब्ल्यू, मतलब रेशियो जो होगा वो 50-50 होगा। 50% नर होंगे और 50% क्या होंगे? मादा होंगे। अगर इसको और सिंपल करना है तो 1:1 के अंदर रेशियो रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इन बर्ड के अंदर, पक्षियों के अंदर लिंग निदान की विधि के द्वारा होता है, तो जेड डब्ल्यू विधि के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली, तो यहाँ हमने अगर क्रॉसिंग करवा दी थी तो यहाँ पर क्रॉसिंग आ गई थी, तो इस प्रकार से इनके अंदर क्रॉसिंग हो जाएगी और इस प्रकार से इनके अंदर मेल और फीमेल बनते हैं। यहाँ तक हमने बात करी। अब बात करते हैं विशेष पॉइंट, मेन पॉइंट बता दीजिए। मेन है ये तो आपके नॉर्मल पॉइंट किए थे, हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा। तो लिंग निर्धारण के बारे में सबसे पहले हैकिंग ने शुक्र कीटों के अंदर शुक्र जनन विधि का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक विशेष संरचना को देखा जिसे एक्स का नाम दिया गया, और उसी एक्स का जो काय था उसको बाद में एक्स क्रोमोसोम नाम दिया। फिर हमने कहा कि जो लिंग निर्धारण की जो विधि है अलग अलग जीवों के अंदर, वो 3 प्रकार की हो सकती है, X0, XY और ZW। ये 3 प्रकार की विधि द्वारा जनन हो सकता है। ठीक है। तो X0 जो है वो सब कीट के अंदर होता है, XY होता है कुछ कीट और जो एनिमल्स है, स्तनधारी एनिमल्स जो है उनके अंदर होता है, और ZW जो है वो पक्षियों में होता है। और ZW जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस विधि के द्वारा होता है, समझाइए। तो यह आपका क्वेश्चन वहां से पिकअप हो सकता है। अब हम बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण
मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? हाउ कैन, किस प्रकार से मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हुई, ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हुई तो हम जानते हैं पहला पॉइंट अपना ये होगा, मानव जो है, ह्यूमन जो है, मानव जो है उसमें मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी। कितने जोड़ी होंगे? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 में से, इन 23 में से 22 जोड़ी जो होते हैं गुणसूत्र जो है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो आपके ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं और लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, एक जोड़ी जो होता है जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब अगर ये मेल है, अगर ये एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वो आपका XX है तो मादा होगी, और अगर ये XY है तो नर होगा। क्या होगा? नर होगा। क्लियर है? टोटल मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अगर जोड़ी के अंदर बात करें तो 22 जोड़ी होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब वो बॉडी शरीर का निर्माण करेंगे, ये जो बॉडी है उसका निर्माण करेंगे। और लिंग का निर्धारण करने वाले जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, उनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यदि एक जोड़ी क्रोमोसोम XX है तो मादा बनेगा और मादा बनेगी, और XY है तो नर बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर होती है? अब हम किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर लिंग का निर्धारण होता है, अगर देखिए यहाँ तक हमने बात की है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़े। मैंने कहा नर के अंदर XY प्लस 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इन नर। और मादा की बात करूं तो XX प्लस 22 जोड़ी क्रोमोसोम। ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ से X क्रोमोसोम जो है वो दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है। एक शुक्राणु के अंदर X क्रोमोसोम होता है और एक के अंदर Y क्रोमोसोम होता है। तो यानी क्या? इसी प्रकार से यह भी शुक्राणु फॉर्मेशन हो गया, शुक्राणु जन्म हो गया, और शुक्राणु दो प्रकार के होंगे। एक शुक्राणु वो जिसके अंदर X क्रोमोसोम है, एक वो एक में Y है। यहाँ पर भी दो बने और दोनों सेम है, तो कितना भी यूनिटी है, तो ये आपके अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु। और इनके मध्य से क्रॉसिंग होती है, मैचिंग होती है, तब यहाँ से अगर X क्रोमोसोम आ गया और यहाँ से भी X क्रोमोसोम आ गया तो क्या बनेगी? मादा बनेगी। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? यहाँ से अगर X है, यहाँ से Y आ गया और यहाँ से X आ गया, यहाँ से X आ गया तो Y X या XY जो भी आप कहें बन जाएगा, तो ये नर बनेगा। क्या बनेगा? नर बनेगा। और 22 क्रोमोसोम्स तो आने ही आने हैं, 22 जो है वो तो आने ही आने हैं। 22 प्लस 22 टोटली कितना हो जाएंगे? 22 यहाँ से आ गए और 22 यहाँ से आएंगे, तो टोटली कितना हो जाएंगे? 22 प्लस 22 44। कितना हो जाएंगे? 24। कितना हो गए? 24 हो जाएंगे। और 24 प्लस XY क्या हो जाएंगे? 24 प्लस XY क्या हो जाएंगे? टोटली कितना हो जाएंगे? 46। तो ह्यूमन के अंदर, मानव जो है उसके अंदर लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है। तो आज का अपना टॉपिक जो था वो यही समाप्त करता हूं मैं, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण
23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन्हें 23 में से 22 जोड़ी जो होते हैं वो एक समान होता है, उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं। मादा में 23 जोड़ी में से एक जोड़ी जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, और यदि दोनों जो युग्मक है वो असमान है, वो गैमेट जो है वो असमान है, तो उसको विषम युग्मकी कहेंगे और वो नर होगा। और अगर दोनों सेम है तो वो मादा होगी। उनके मध्य जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो अगर इस प्रकार से 50-50, यहाँ पर भी देखो आप अगर उन्हें डिस्पर वाला मैसेज लेते हो तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगी, XY XY 50% is male and 50% is female, male and female, 50-50 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो ये था आपको पता, और ये आपकी F1 जनरेशन बन जाएगी, कौन सी जनरेशन बन जाएगी, F1 सीरीज बन जाएगी, और आगे भी वही चलता रहेगा। यहाँ से वापिस ये आपके घर बन गया, तो अगर फीमेल के साथ वापिस क्रॉस करवाओगे XX के साथ और 22 जोड़ी क्रोमोसोम, ये वापिस इनका दूसरी विभाजन होगा, तो ये 22 जो है वो 22 में बदल जाएंगे, और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो आज अपना टॉपिक यही खत्म होता है। कल अपन जो है नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे उत्परिवर्तन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, उत्परिवर्तन अपना टॉपिक है, उत्परिवर्तन है। ठीक है, डीएनए अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या कहेंगे, तो अचानक होता है, गुणसूत्रों में होने वाले अचानक परिवर्तन को, या फिर डीएनए की अनुक्रम, जो डीएनए का एक सीक्वेंस होती है डीएनए की, उसके अंदर अगर कोई परिवर्तन हो जाए और वो भी कैसा हो जाए, टर्निंग हो जाए, तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जो है तो सबसे पहले करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ह्यूगो डिक्रीज थे। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने मेंडलवाल की पुनर्खोज पढ़ी थी कि उत्परिवर्तन जो है उसके अंदर ह्यूगो डिक्रीज आएगा। तो उत्परिवर्तन की खोज करने वाले ह्यूगो डिक्रीज थे, और खोज किसने की थी, आर्यन द्वारा लेमार्कियाना ने इसकी खोज की थी, आर्यन द्वारा लेमार्कियाना ने इसकी खोज की थी। और उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई जो है, उत्परिवर्तन की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है म्यूटॉन। क्या होती है, म्यूटॉन। याद रखने का तरीका है, उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, तो ये म्यूटॉन शब्द यही से लिया है, म्यूटॉन सबसे छोटी इकाई, म्यूटेशन। ठीक है, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं कि उत्परिवर्तन के हम प्रकार पढ़ेंगे। कल मैं उत्परिवर्तन कंप्लीट ही करवाऊंगा, आज मैंने केवल यहाँ तक ही दिया है, अब कल इससे आगे करेंगे।